नमस्कार। कबीरा खड़ा बाजार नाटक भाग 6 में आज हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे अंक के दृश्य 2 और 3 के बारे में। दूसरे दृश्य से हम अपनी बात शुरू करेंगे। यह वो दृश्य है जिसमें कबीर की पारिवारिक भूमिका को बताया है कि जब वो पति बनते हैं तो पत्नी के प्रति उनका क्या व्यवहार रहता है, उनकी सोच कितनी उदार रहती है। वो एक अलग छवि यहाँ पर कबीर की हमें दिखाई देती है। कबीर और उनकी विवाहिता पत्नी लोई के मध्य संवाद के साथ द्वितीय दृश्य प्रारंभ होता है। लोई के जो पिता हैं वो कबीर के भक्त हैं और लोई द्वारा कबीर से उसके पूर्व जीवन के परिचय के बारे में पूछा जाता है। तो कबीर के बारे में भी बेबाक टिप्पणी लोई करती है और कबीर जो हैं वो लोई के बारे में भी जानना चाहते हैं। बहुत सीधी सच्ची सरल व सहज व्यक्तित्व की स्वामिनी लोई बताती है कि कैसे जब पंडों ने कबीर को बांधकर डूबने के लिए नदी में फेंक दिया तो लोई व उसके बापू ने कबीर को बचाया और बड़ी सहजता से लोई कबीर की जो घर छोड़कर जाने की घटना है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। कबीर द्वारा पूछने पर लोई स्पष्ट बताती है कि एक शाहूकार का छैल छबीला बेटा उसे ब्याहना चाहता था। यह सुनकर कबीर को ग्लानि का एहसास होता है। उनको लगता है कि यह बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। कबीर इस अनर्थ को ठीक करने के लिए लोई से कहते हैं कि तू उसके पास रहेगी तो खुश रहेगी, तो उसके पास चली जा। तूने पहले कहा होता तो तुझे यहाँ लाता ही नहीं। और कबीर बड़े ही उदार भाव से लोई को स्वतंत्रता देते हैं कि जो तुम चाहो वो तुम चुन सकती हो। तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ वहाँ तक, उस साहूकार के बेटे तक। या तुम खुश हो तो स्वयं चली जाओ। लोई को बड़ा आश्चर्य होता है। कबीर उसे अपने गहने भी ले जाने के लिए कहता है। तो एक बार तो लोई घर से निकल भी जाती है परंतु वापस लौट आती है। कबीर के बारे में चिंता करते हुए कि कबीर को लोग क्या कहेंगे, वह लौट आती है और कबीर को बताती है कि मन पलट गया, हमें लगा हम तेरे ही संग रहेंगी। तू जोर जबरदस्ती नहीं करता, तू खरा आदमी है। तुझे देखा नहीं होता तो बात अलग थी। और इस अवसर पर कबीर प्रभु बंदगी करते करते खड्डी पर अपने हाथों से बनाई गई एक लाल रंग की चुनरी संदूक से निकालकर लोई के कंधों पर डाल देते हैं। इस तरह से इस दृश्य में एक तरह से भीष्म साहनी जी ने एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है कि आदर्श दाम्पत्य क्या होना चाहिए, कौन सा भरोसा, कैसा विश्वास, कैसी उदारता, कैसा प्रेम जो है एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। वहाँ संवाद के लिए हमेशा संभावना रहे, वहाँ एक दूसरे के सामने अपने मन को खोल रख देने जितनी स्वतंत्रता हो और दूसरा व्यक्ति जो है उसकी उस स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उसके भावों और विचारों को स्वीकार करे, सम्मान करे। यही एक आदर्श स्थिति है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे पर अधिकार जमाकर दूसरे को गुलाम या दूसरे को अपना आधिपत्य या दूसरे को अपनी संपत्ति न समझते हुए अपना मित्र माने और उदारता के साथ में दूसरे की सारी चीज़ों को स्वीकार करें और अपनी भी सारी चीज़ों को उसके सामने स्पष्ट करें। यह सब चीज़ें लेखक ने, नाटककार ने लोई और कबीर के मध्य संवाद के माध्यम से स्पष्ट की हैं। एक आदर्श प्रेम क्या होना चाहिए, एक उदात्त प्रेम का भाव वहाँ पर प्रस्तुत किया है, जहाँ त्याग है, समर्पण है, एक दूसरे के लिए समझ है, सम्मान है। वहाँ पर आधिपत्य जमाने जैसा भाव या एक तरह से तानाशाही या एकाधिकार की भावना जो है वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। और यही वह स्थिति है, आदर्श स्थिति है, जिसे नाटककार लोई और कबीर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। साथ ही विशेष रूप से कबीर के व्यक्तित्व की एक और विशेषता को कि वो अपनी पत्नी को कितना सम्मान देते हैं, उसकी इच्छा का कितना सम्मान रखते हैं और बिना किसी लालच और बिना किसी स्वार्थ के वो अपनी पत्नी को भी उतनी ही स्वतंत्रता देना चाहते हैं।
और जैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी किसी और से ब्याह करना चाहती थी या कोई जमींदार का बेटा, साहूकार का बेटा उससे ब्याह करना चाहता था, तो वो इसे अपनी पत्नी का दुर्गुण न मानकर इसे वो स्वयं की गलती मानते हैं कि वो लोई को क्यों लेकर आए, ब्याह कर क्यों लाए, और बड़े सम्मान और स्वतंत्रता के साथ उसे वापस जाने के लिए कहते हैं, उसे पूरी छूट देते हैं। पति के रूप में भी कबीर का व्यक्तित्व समाज की पारंपरिक छवि से विद्रोह करता नजर आता है, पारंपरिक छवि को तोड़ता हुआ नजर आता है। इसी अंक के तीसरे दृश्य में जब हम देखते हैं तो कायस्थ और कबीर के संवाद से दृश्य का प्रारंभ होता है। कायस्थ कबीर को समझाने का प्रयास करता है कि तुम्हें अपनी प्रतिभा को पहचान कर बेकार के झगड़ों पचड़ों से बचना चाहिए। खंडन मंडन करना कवि का काम नहीं है। सच्ची साधना करो, गंवारू भाषा को छोड़कर अनाप शनाप बोलना बंद करो और अच्छे लोगों से मिलो। महाराज के दरबार में अच्छी उपाधियों के साथ बैठो, मेल मिलाप करो, प्रतिष्ठित बनो। हिंदू को गाली देते हो व तुर्क को भी गाली देते हो तो तुम सबसे बड़े नादान हो। दोनों को अपना दुश्मन बना बैठे हो। सब अपनी अपनी जगह बैठकर भक्ति करें। ऊंचा व नीचा व्यक्ति एक दूसरे के गले क्यों लगें या दूसरा उसको गले क्यों लगाए। भगवान उनको व सबको गले लगाएं। लेकिन कबीर जो है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं इंसान को इंसान के रूप में देखने का भाव जो है वो सर्वोत्तम है और उसी को वो प्रकट करते हैं। और कबीर द्वारा पूछने पर कायस्थ अपना असली मंतव्य बताता है कि बादशाह सिकंदर लोदी काशी से होकर दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए कबीर को उस समय सत्संग नहीं लगाना चाहिए, कवित्व नहीं सुनाना चाहिए, बाजार में घूम घूम कर बहस और झगड़ा नहीं करना चाहिए। कबीर द्वारा सत्संग लगाने की दृढ़ता को देखकर कायस्थ उसको समझाता है कि जली हुई झोपड़ियों की याद करो, मतलब एक तरह से उनको जली हुई झोपड़ियों की याद दिलाता है। एक तरह से यह भी कायस्थ की चाल है कि बादशाह सिकंदर लोदी के काशी आगमन पर कबीर की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात ना हो, झगड़ा न की जाए, इसलिए वो एक तरह से कबीर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कबीर तो कबीर हैं। कबीर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली बहुत सी धमकियों के बावजूद भी वो अपना रास्ते से हटते नहीं हैं, अपने रास्ते पर अटल हैं। और जली हुई झोंपड़ियों की याद जब उनको दिलाई जाती है कायस्थ के द्वारा, फिर भी वो भावात्मक अपने आवेग में बड़े उद्वेग के साथ में वो कविता गाते हैं और अपने भजन जो है वो जारी रखते हैं। और जो कायस्थ है वो सत्संग व भंडारे के नाम पर, जो धर्म की मर्यादाएं हैं उसके नाम पर, जात पात के नियम के नाम पर कोतवाल को कबीर व उसके साथियों के खिलाफ भड़काता है। तभी खबर मिलती है कि बादशाह का काफिला जो है वो काशी में पहुंच रहा है और तभी एक अधिकारी का प्रवेश होता है जो कोतवाल को बताता है कि बादशाह सलामत कबीर से मिलना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको सुनकर अधिकारी, कोतवाल, कायस्थ सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं और एकाएक उनका व्यवहार बदलता है और कोतवाल व कायस्थ को बहुत हैरानी होती है कि बादशाह जो हैं वो कबीर को मिलना चाहते हैं। तो ये जैसे ही पासा पलटता है वो लोग भी पासा पलटते हैं और वो कबीर के गुणगान गाने लगते हैं। जो कबीर को बुरा भला कह रहे थे, उसको कवित्व बंद करने के लिए कह रहे थे, सत्संग से मना करने के लिए कह रहे थे, वे भी एकाएक कबीर के गुण गाने लगते हैं क्योंकि स्वयं बादशाह सिकंदर लोदी कबीर को नाम को जानता है और वह उनसे मिलने का इच्छुक है। और बादशाह इसलिए कबीर से मिलना चाहते हैं क्योंकि उनके जो पीर हैं, पीर शेख तकी, वे कबीरदास का बहुत जिक्र करते हैं। इसलिए क्योंकि उस रास्ते से गुजर रहे हैं बादशाह सिकंदर लोदी, इसलिए वो भी कबीरदास से मिलना चाहते हैं।
और वे कोतवाल और उनके अधिकारी जिन्होंने कबीर और उसके साथियों को हवालात में बंद कर दिया था, यह खबर सुनते ही वे कोतवाल अधिकारी भी उसको रिहा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका रवैया भी कबीर के प्रति परिवर्तित हो जाता है। और तभी पता चलता है कि खबर मिलती है कि बादशाह का लश्कर जो है वो काशी में प्रवेश कर चुका है। तो उनकी अगवानी करने के लिए सभी अधिकारी, सभी कोतवाल तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ ये भी तय किया जाता है कि कबीर दास के साथ पूरी मान मर्यादा का सलूक किया जाए। इस तरह से घटना में यहाँ पर थोड़ी नाटकीयता आती है, परिवर्तन आता है एकदम से, और कबीर को लेकर जो प्रशासन और जो समाज का रवैया था वो बदलता है और यहाँ पर ही यह दृश्य समाप्त होता है। इस तरह से हमने दूसरे अंक के इस दूसरे दृश्य में कबीर और लोई के बारे में जाना और तीसरे दृश्य में कबीर दास को लेकर जो कायस्थ का विचार है, कोतवाल के विचार हैं, अधिकारियों के विचार हैं, उनके विचार कैसे परिवर्तित होते हैं जैसे ही पता चलता है कि बादशाह सिकंदर लोदी जो वहाँ पर काशी पर आ रहे हैं वे कबीर से मिलना चाहते हैं, ये खबर जानकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।